स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। आपने नोट्स में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो पॉइंट म्यूटेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जैसे मेरे से आज क्वेरी भी करी थी कुछ बच्चों ने, म्यूटेशन वाली बात समझ में नहीं आई थी। म्यूटेशन का मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ क्योंकि वो पॉइंट म्यूटेशन को क्लियर कर रहा है। जैसे मैंने क्या करा ना कि क्लास की मॉर्निंग असेंबली में लाइन लगवाई बच्चों की। तो जो मॉर्निंग असेंबली में हमने लाइन लगवाई वो लगवा दी रोल नंबर वाइज। क्लास की तो होगी, जैसे मैंने क्लास 12th की जो है लाइन लगवाई वो लगवा दी रोल नंबर वाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के 33 बच्चे हैं। जैसे सपोज दैट एक किसी क्लास में, तो उस क्लास में 33 बच्चे अगर हैं तो उनकी मैंने सबकी रोल नंबर वाइज क्लास लगवा दी। और किसी वजह से, और वो वजह क्या होगी? म्यूटाजन, मतलब हो सकता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो गया, एक्सरे हो गया। मतलब अब बच्चे का एग्जांपल ले रहे तो हो सकता है कि उसके घर में मम्मी देर से जग पाई हो या वो बीमार हो, उसकी वजह से वो एक बच्चा हो गया लेट। तो जो हमारी मॉर्निंग असेंबली की लाइन होती है वो 1 आर्म डिस्टेंस के साथ में होती है। बहुत सारे स्कूलों में नहीं होती है लेकिन मतलब ज़्यादातर स्कूलों में होती है, जानते हैं आप लोग। तो जो वो लाइन लगी हुई है उसमें 1 2 3 के हिसाब से बच्चे खड़े होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा मानने की रूल है कि जो बच्चे की स्पेस है वो वैकेंट छोड़ दी जाए। तो जो रोल नंबर मान लेते हैं 6 का बच्चा अब्सेंट है तो रोल नंबर 6 की स्पेस जो है वो खाली छोड़ दी गई, खाली छोड़ दी गई स्पेस, और बाकी के बच्चे फिर उसके आगे कंटिन्यू हैं। तो अगर कोई पीटीआई या फिर कोई और रोल नंबर वाइज बच्चों को बुलाता है तो प्रॉपरली बच्चे जाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा जो स्पेस छोड़ करके 7 नंबर वाला खड़ा था, तो आपने देखा होगा जब प्रेयर वगैरह ख़त्म हो जाती है तो बच्चे स्पेस ऑक्युपाई करने लगते हैं जो वैकेंट होती है। तो जो स्पेस ऑक्युपाई कर ली बच्चों ने प्रेयर ख़त्म होने के बाद, तो क्या होगा? रोल नंबर 5 के बाद सीधे रोल नंबर 7 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग डिलीट म्यूटेशन। एक जीन ही डिलीट हो गया। यहाँ पे जो एक एक बच्चा है वो एक्चुअली क्या है? एक एक जीन है, और वो जीन ही डिलीट हो गया। अगर जीन डिलीट हो गया तो बताओ पूरी लाइन का मीनिंग चेंज हो गया ना? एब्सोल्युटली चेंज हो गया। अगर इसका एक और एग्जांपल ले लें हम, जो हम अभी सिकल सेल में पढ़ेंगे, वो होता है कह सकते हैं कि चेंज इन द सिंगल जीन। अगर सिंगल जीन में या फिर सिंगल मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट पे कोई चेंजेस आ जाएं, जैसे पता क्या कि नंबर तो 5 ही है, मतलब सॉरी कह सकते हो नंबर 6 ही है, मतलब रोल नंबर 6 है, लेकिन क्लास 12th ए की जगह बच्चा आ जाए क्लास 12th बी का, मतलब ए की जगह कॉमर्स का बच्चा आ जाए साइंस की जगह, तो क्या हो जाएगा? तो भी उसका मीनिंग चेंज हुआ, लेकिन कोई भी क्रोमोसोम कम नहीं है, मतलब जीन कम नहीं है। वहाँ पे जीन कम नहीं है, देखने में तो एक ही jैसा लग रहा है, नॉर्मल जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब हम मीनिंगफुल बात करेंगे तो वो मीनिंगफुल बात नहीं आ रही है, क्योंकि क्या हो गया? वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो गया। एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो गया? रिप्लेसिंग ऑफ जीन हो गई, चेंज इन द जीन हो गया। जो नॉर्मली जीन मौजूद था वो क्या हो गया? वहाँ पे चेंज हो गया। तो जो हमारा सिकल सेल जो एनीमिया होता है, इसमें जो नॉर्मल आरबीसी सेल्स होते हैं वो सिक्कल शेप्ड हो जाते हैं। सिक्कल का मतलब होता है हंसिया। हंसिया जानते हैं ना? हंसिया जैसे साउथ की मूवीज़ में देखा होगा, इस टाइप से बनाते हैं। अब जब नॉर्मल आरबीसी का नंबर चेंज हो गया किसमें? सिकल सेल में। तो जब आरबीसी की कमी होती है हमारी बॉडी में, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो हम सीधे सीधे कह देते हैं हमें हो गया है एनीमिया। अब हम इस डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है ये। कैसा डिजीज़ है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। ऑटोसोमल का मतलब क्या हो गया? ये किसी सेक्स से संबंध नहीं रखता। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था हीमोफीलिया, वो सेक्स लिंक्ड था क्योंकि सिर्फ फीमेल्स को हो रहा था।
सॉरी सिर्फ मेल्स को हो रहा था और हीमोफीलिया के साथ साथ हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो वो भी सिर्फ मेल्स को हो रहा था। तो ये हो गया जो है सेक्स लिंक्ड। लेकिन हमारा जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। एक तो ये ऑटोसोमल है, मतलब किसी भी सेक्स से संबंधित नहीं है, मेल को भी डिजीज़ हो सकता है और फीमेल को भी डिजीज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ ये डिजीज़ जो है ना हर जनरेशन में नहीं होता, तो ये कैसा हो गया, रेसेसिव हो गया। कह रहा है कि ये डिजीज़ तब होता है, पूछो कब होता है, ये डिजीज़ तब होता है जब दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, इस पर्टिकुलर जीन के कैरियर्स होंगे, मतलब हेट्रोजाइगस कम्बिनेशन बनेगा। अब सबसे पहले नंबर में तो ये जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनता है वो बनता कैसे है। तो मैं बताऊं, एक जीन के 2 एलील्स होते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है HBA और दूसरे का नाम होता है HBS। थोड़ा हल्का लग गया, HBA और HBS। ये सिंगल पेयर ऑफ एलील्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं। वैसे जो बिल्कुल 100% नॉर्मल होगा, एंड यहाँ पे लगा देते हैं, जो 100% नॉर्मल होगा वो क्या होगा, और 2 और पॉसिबिलिटीज़। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि टोटल 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं इन 2 तरीके के एलील से। ये क्या है, एलील्स। तो 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं हमारे। पहला जो पॉसिबल जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, पहला इसका होमोजाइगस ले लेते हैं हम, HBA और HBA होता है। ये हो गया कैसा भैया, होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस में आओ तो इसका भी कम्बिनेशन आ गया, तो क्या आ जाएगा, HBA और HBS आ जाएगा। तो ये कैसा कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। और चूंकि जो ये वाला एलील है यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम डिजीज्ड हैं, तो यहाँ पे चूंकि एक ही ये है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं इसको, कैरियर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तीसरा जो बनता है वो ये बनता है HBS और HBS टाइप का, जो होता है होमोजाइगस। और ये कैसा होगा, डिजीज्ड होगा। हम वहीं इस होमोजाइगस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल, जैसे हम और आप, करेक्ट। तो ये 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बन रहे हैं, हमारी मतलब किसी भी नॉर्मल की, और वहीं पर से ये बताते हैं कि कौन नॉर्मल है, कौन कैरियर है और कौन डिजीज्ड है। ये जो कैरियर वाला होता है ये देखने में कैसा होता है, नॉर्मल होता ये भी कह सकते हो नॉर्मल ही है। चूँकि ये हेटेरोजाइगस है तो होता है कैरियर। एक दिन एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये कैरियर है। हम थोड़ा ना जान पाते हैं, हम तो ये गेस करते हैं कि अगर किसी की फैमिली में डिजीज़ आया है तो उसका पेरेंट एटलीस्ट कैरियर होगा, कम से कम कैरियर तो होगा। डिजीज होगा तो हमें दिख रहा होगा, और अगर कैरियर होगा तो हमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन गड़बड़ तो अंदर छिपी है भाई। चलिए, तो मैंने बताया कि अब ये डिजीज़ किसी भी ऑफस्प्रिंग में होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसके दोनों पेरेंट्स एट लीस्ट कैरियर होंगे, कम से कम वो कैरियर होंगे, तभी ये डिज़ीज़ पॉसिबल है। तो अब हम इसका क्रॉस बनाएंगे। आपकी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस मैं समझाने के लिए इसका क्रॉस बताऊंगा आपको। तो इसका क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। सबसे पहले पेरेंट्स की बात करते हैं हम लोग, क्या हो सकते हैं इसके पेरेंट्स। हम लोग डिजीज़ होने के लिए जो हमें सबसे पहला पेरेंट चाहिए होता है
वो कैसा चाहिए होता है, हमें जो डिजीज़ होने के लिए सबसे पहला पेरेंट चाहिए होता है वो होना चाहिए हेट्रोजाइगस मेल। मेल कैसा होना चाहिए, हेट्रोजाइगस, मतलब HbA/HbS। और फीमेल भी कैसी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए हमारी हेट्रोजाइगस, मतलब HbA/HbS। इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे करके बना देना करली ब्रैकेट, तो अंडरस्टूड रहेगा कि हम इनकी बात कर रहे हैं। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, इसके गैमीट्स क्या बनेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना, मुझे नहीं मालूम टहल जाओगे। इसके जो मतलब प्रॉबिलिटी रहेगी इसी गैमीट्स बनने की, तो हो सकता है कि ये किसी गैमीट में ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, 2 गैमीट्स हो गए, HbA टाइप का, HbS टाइप का। गैमीट वर्ड इसलिए लिया कि मतलब ये नंबर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जर्म सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी, जर्म सेल्स। लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, सीधे गैमीट जानते ही हो तो बस आप समझ लेना। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की, फिर आएगा हमारा प्रोजेनी। फर्टिलाइजेशन कराते हैं, प्रोजेनी को देखते हैं। अगर ये HbA वाला फ्यूज़ होता है इस वाले HbA से, तो जो बनेगा हमारा वो बनेगा HbA/HbA। और ये कैसा हो गया, इसमें सेक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल जो हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा भैया, नॉर्मल, जैसा हमने पीछे बता रखा था। अगर ये वाला फ्यूज़ हो रहा है, इसको हम फ्यूज़ करा लेते हैं यहीं पे ऐसे, तो ये बनेगा हमारा HbA और HbF। तो ये कैसा दिखेगा हमारा, नॉर्मल दिखेगा, बट होगा कैसा, कैरियर। इसको कैरियर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसको देखिए, अगर हम इस वाले HbS की बात करें और ये फ्यूज़ हो जाए इससे, इससे फ्यूज़ हो जाए, तो ये क्या बना देगा, HbA/HbS। और ये भी कैसा होगा, कैरियर हो जाएगा। और अगर ये HbS फ्यूज़ हो रहा है इससे, तो ये बना के हमको क्या दे देगा, ये हमको बना के दे देगा HbS/HbS, मतलब डिजीज्ड। हमने पहले बता दिया कि अगर प्रॉबिलिटी में डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग आ रहा है, मतलब प्रोजनी आ रही है, इसका मतलब पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों होने चाहिए हेटेरोजाइगस, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें कैरियर होने के चांसेस कितने हैं, 1 2 3 4 में से 2, मतलब कितने चांसेस रहेंगे कैरियर होने के, कैरियर होने के जो चांसेस रहेंगे वो केवल 50% रहेंगे, और डिजीज होने के चांसेस कितने रहेंगे, 25% रहेंगे। तो आपको ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब अगली बात आती है कि भैया ये सब हुआ कैसे, यही तो बताया नहीं गुरुजी ने कि ये सब हुआ कैसे, हुआ है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब हुआ कैसे। ये हुआ, फिर वही बात बताऊंगा, म्यूटेशन से। अब म्यूटेशन कहाँ हुआ, म्यूटेशन हुआ हमारे डीएनए में। हमारे डीएनए में नॉर्मली जो जीन था, मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड था, उसमें जो भी जेनेटिक कंपोजिशन थी वो चेंज हो गई। किसकी वजह से चेंज हो गई, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। अभी मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा, समझ में आएगा। एक बात तो बताना भूल गया, ये क्रॉस जो है ना बैक करके थोड़ा सा बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। बैक कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा वीडियो को, और पॉज करके कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस, सिकल सेल एनीमिया का क्रॉस वाला, तो आप आराम से बना लोगे, बुक में दिया नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है।
मैं पढ़ा देता हूँ बस थोड़ा सा अलग। देखो इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देख रहे हैं आप। इसमें ये है नॉर्मल जीन, मतलब नॉर्मली सिकल जो नॉर्मली हमारे हीमोग्लोबिन सेल्स होते हैं वो देखो ऊपर दिख रहे हैं बाइकॉनकेव। ये नीचे जो पहला लाइन दिख रहा है ये क्या दिखा रहा है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स दिखा रहा है, पहला वाला दूसरा वाला, और फिर उसी से बना एमआरएनए दिखा रहा है, वो भी दिख रहा है आपको, और फिर उस एमआरएनए से बना बीटा ग्लोबिन चेन वो भी दिख रहा है। तो देखिए इसमें जो ऊपर वाला चेन है जो नॉर्मल जीन लिखा हुआ है उसमें दिया हुआ है GAG। ये हो गया हमारा GAG, जो हो गया वो कौन सा हो गया? नॉर्मल स्ट्रैंड, ठीक है ना। दूसरा हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। जो GAG है इसका फुलफिलर जो होता है, मतलब अपोजिट स्ट्रैंड में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग CTC। क्योंकि एक रूल याद रखना है, अभी मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा कि जो भी चीज़ें बनती हैं वो बनती हैं ATGC के फॉर्मूले से। मतलब हमेशा A बाइंड होता है T से और G बाइंड होता है C से। एडिनोसिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, A किससे बाइंड होता है हमेशा? T से। G किससे बाइंड होता है? C से। तो आप जरा मिला कर देख लीजिए, G से C मिला, A से T मिला, ये वाइस वर्सा में भी होता है, और G से क्या मिला? C मिल गया। आगे देखिए, इससे जब mRNA बनता है, जो mRNA बनता है वो हमेशा बनता है CTC से, मतलब जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड है उससे देखिए mRNA जो बना वो कैसा बनेगा? C से बना G, T से बना A और C से बना G। तो जो mRNA बना वो कैसा बना हमारा? GAG बना। अब इसी mRNA से बनेगी प्रोटीन की लंबी सी चेन जिसका नाम क्या है? बीटा ग्लोबिन चेन। अब इस बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे आप देखिए क्या है? 6th पोजीशन पे होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, ठीक। तो मतलब डिफेक्ट में तो ये हो जाता है कि वैलिन बन जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सिस्टम। अब जाओ सिकल सेल एनीमिया वाले में। जो सिकल सेल एनीमिया वाला है, मतलब जिसमें डिफेक्ट है, वहाँ पे आप देखिए क्या हुआ कि जो नॉर्मल जीन था वो कैसा हो गया? मतलब सिकल सेल जीन में सिर्फ A की जगह T हो गया भाई। यहाँ पे GAG है, वहाँ पे क्या हो गया? GTG हो गया। तो जो GTG हुआ उसकी वजह से उसका जो कोडिंग स्ट्रैंड था वो कैसा हो गया? CAC, क्योंकि फॉर्मूला क्या कह रहा है कि T से A बनता है। और जैसे ही T से A बना वैसे ही उससे बनने वाली प्रोटीन चेंज हो गई, मतलब mRNA चेंज हो गया। mRNA क्या हो गया? GUG हो गया। mRNA जब चेंज हो गया तो mRNA से बनने वाली प्रोटीन चेंज हो गई, और mRNA में जो GUG वाली पोजीशन होती है, यहाँ से जो प्रोटीन बनती है वो बनाती है वैलिन, और GAG क्या बनाती है? ग्लूटामिक एसिड। तो इस डिफेक्ट में क्या हो गया? कह रहा है कि इस डिफेक्ट में एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया, जहाँ पर नॉर्मली GAG होना चाहिए था वहाँ पे हो गया GTG DNA में, और mRNA में जहाँ पर GAG होना चाहिए था वहाँ पे हो गया GUG, जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया। और फाइनली इसकी वजह से जो फिनोटाइप था वो हो गया नॉर्मल बाइकॉनकेव सेल ऑफ द हीमोग्लोबिन की बजाय सिकल सेल्ड। और वो भी क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर गया, जो प्रोटीन था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज कर गया, और उसने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया। तो जो नॉर्मल RBC का काउंट था वो हो गया चेंज, वो नॉर्मली क्या हो गया? चेंज हो गया। ये हो गया मेरा मेन डिफेक्ट। प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, होप सो। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है तो जुगाड़ है उसका। वो जुगाड़, एक वीडियो को दोबारा देखें, दूसरा जुगाड़ इस पॉइंट को दोबारा सुने, एक और जुगाड़ वो क्या? चैट बटन से मेरे से आप पूछ भी सकते हो कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया सर, वो मैं वापस आपको फिर से बताऊंगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी अगला डिजीज़ जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का लास्ट डिजीज़ है, जिसका नाम है फिनिलकेटोनुरिया, और फिर एक और आएगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे। फिनिलकेटोनुरिया नाम का एक डिजीज़ आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिनिलकेटोनुरिया में क्या होता है भाई? फिनिलकेटोनुरिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है।
ये डिसऑर्डर एक्चुअली कैसा होता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक पैदाइशी बीमारी होती है। मतलब कहते हैं ना, ये लड़का पैदाइशी पढ़ीज़ है, ये लड़का पैदाइशी बदतमीज है, लड़का मतलब लड़की भी तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया मेटाबॉलिज्म की ये पैदाइशी बीमारी होती है, बचपन से ही होती है और ये भी पेडिग्री में पाई जाती है। मतलब कई लोगों के होती है पीढ़ी में, कई लोग के नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें एक एंजाइम जिसका नाम फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज होता है, नाम देख लीजिए, मैंने इसीलिए इधर इशारा किया। क्या नाम होता है, फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एंजाइम। अब तुम सोचोगे ये एंजाइम बहुत एंजाइटिन तो दिया नहीं है, दिया है, पीलियोट्रॉफी जब पढ़ाया था मैंने तब बताया था इसके बारे में। फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम जो होता है इसका फंक्शन होता है कि एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनिलएलेनिन। क्या नाम है, फिनिलएलेनिन, जिसका ये ब्रेक डाउन करा देता है एक प्रोडक्ट में जिसका नाम है टायरोसिन। एब्सेंट होता है, मतलब जब फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एंजाइम पाया नहीं जाएगा तो जो अमीनो एसिड फिनिलएलेनिन होता है ये ब्रेक नहीं हो पाता है टायरोसिन में। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जब ये किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, या कह सकते हो कि हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है तो ये कुछ और सिम्टम्स भी दिखाने लगता है, जैसे हेयर फॉल, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग से पैदल। मेंटल रिटार्डेशन को हिंदी में कहते हैं दिमाग से पैदल, दिमाग से पैदल कर देता है ये इंडिविजुअल्स को। इसके साथ साथ में ये किडनी में एब्जॉर्ब ना हो पाने की वजह से यूरिन के थ्रू सिक्रीट भी होने लगता है। काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। इससे बस यही दिक्कत होती है कि बंदा पैदाइशी पैदल होता है, पैदाइशी पैदल होता है। अच्छा, आप कहोगे सर पैदाइशी पैदल वाली कौन सी बात आ गई? पैदाइशी मतलब बर्थ के टाइम में तो लगभग सभी पैदल होते हैं, धीरे धीरे नॉलेज को एक्वायर करके स्मार्ट बन जाते हैं। जैसे आप भी ट्राई मार रहे हो स्मार्ट बनने की, इधर उधर दिमाग लगाओगे तो झेल जाओगे, और अगर चलते रहोगे प्रॉपर ट्रैक में तो फिर इंटेलिजेंट बन जाओगे, है ना। तो ये कैसा हो गया, काफ़ी ख़तरनाक डिसऑर्डर हो गया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना मेंडेलियन लास्ट डिसऑर्डर जिसका नाम है थैलेसीमिया, एंड फाइनली हम लोग फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर स्विच करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का हम एक ही वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो में पूरा का पूरा एपिसोड कवर कर लेंगे। तो फिर तब तक के लिए ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।